बानी ने एक नज़र डॉक्यूमेंट को खोलकर देखने लगी ताकि वो कंफर्म कर ले कि सिग्नेचर हुआ है कि नहीं। ये देख दामोदर जी हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, डोंट वॉरी, मैंने सिग्नेचर कर दिया है। और हाँ, एक और बात, अगर तुम इस स्कूल में अच्छे से स्कोर करोगी तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगा और साथ ही हमारी ही हाई स्कूल एंड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तुम चाहो तो स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हो। ये सुन बानी को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और इमोशनल होकर दामोदर और दीपेंद्र दोनों को दिल से धन्यवाद देने लगी और दोनों से परमिशन लेकर ऑफिस से निकल गई। सेन कॉर्पोरेशन हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस टीको कंपनी था, जो कि हर फील्ड में उनके ब्रांच एक से बढ़कर पूरी दुनिया में 6 हुई है। सेन कॉर्पोरेशन एक दिग्गज कंपनी थी, हर एक फील्ड में नंबर 1 कंपनी सेन कॉर्पोरेशन थी। चाहे वो सेन कॉर्पोरेशन बैंक हो, सेन फैशन इंडस्ट्रीज हो, सेन रियल एस्टेट हो, सेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हो, सेन फैशन इंडस्ट्रीज हो, हर एक फील्ड में दिग्गज का पोजीशन में खड़ा ये कंपनी। कैसे दूसरे कंपनी से तुलना कर सकते हैं? सेन नाम से ही हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट भी पूरे दुनिया में छाई हुई है। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि सिंह परिवार में कोई भी सदस्य पब्लिक में आना पसंद नहीं करते थे। आज तक सिंह परिवार को कोई भी नहीं देखे थे, बस नाम से पहचानते थे। अगर गलती से भी कोई भी सदस्य पब्लिक में आ जाता तो ज्यादातर कोई नहीं पहचानते। पब्लिक लोगों का मानना यह था कि पूरी देश में कितने सारे सिंह परिवार होंगे, जिस वजह से कोई भी इंसान सिंह परिवार को पहचाना नामुमकिन सा हो जाता था। लेकिन एक नाम से सिंह परिवार पूरी दुनिया में छाई हुई थी, वो नाम था रॉयल सिंह। दीपेंद्र अपने पिता दामोदर की तरफ देखते हुए कहा, डैड, आपको नहीं लगता कि ये बच्ची कुछ अलग है? अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगा और उस लड़की को याद करते हुए कहा, हाँ दीपेंद्र, तुम सही कह रहे हो। वैसे उसका फैमिली नेम कश्यप था ना? ये सुन दीपेंद्र हाँ में सर हिला दिया और दामोदर सिंह कुछ गहरी सोच में डूब गए। दूसरी ओर बानी जल्दी में घर के लिए निकल गई क्योंकि लंच का समय हो चुका था, जिस वजह से उसे जल्दी से घर भी पहुंचना था। जल्दी से एक ऑटो लेकर घर के लिए निकल गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद बानी घर पहुंच गई थी। जल्दी से फ्रेश होकर उसने घर के काम में लग गई। तभी रूपाली किचन में आते हुए बोली, बानी, बानी तुम क्या कर रही हो? रूपाली बात सुन बानी अपने मन में कड़वाहट छुपाती हुई रूपाली से बोली, जी आंटी, मैं लुक की तैयारी कर रही थी। ये सुन रूपाली झूठी फिक्र करते हुए बोली, बानी देखो बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेवियर किया है। सच कहूं तो मुझे ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। बानी रूपाली बातों से कोई ज्यादा रिएक्ट तो नहीं की, लेकिन रूपाली की शक ना हो वो भी झूठी दिखावे के लिए झूठी इमोशनल होते हुए बोली, आंटी प्लीज आप मुझसे माफी ना मांगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। बानी आखिरी लाइन बड़े ही गुस्से में दांत बींचते हुए बोली थी, लेकिन रूपाली उसके चेहरे के हाव भाव को देख पाती तभी सडनली अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बानी बोली, आंटी मैं भी आपकी बेटी की तरह होना, इसलिए माफी ना मांगिए। ये सुनकर रूपाली मन ही मन में खुश होने लगी और मन में कहने लगी, थैंक गॉड ये बेवकूफ लड़की उनके बर्ताव के लिए बुरा नहीं मानी। अभी भी बेवकूफ ही है ये लड़की, खैर अच्छा ही हुआ। लेकिन रूपाली को नहीं पता बानी अब पहले से भी ज्यादा सतर्क और होशियार हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बानी अब पहले की बानी नहीं रही है। रूपाली उसे झूठी आंसू दिखती हुई बोली, बेटा तुम मुझे माँ क्यों नहीं बुला रही हो? पहले कितने प्यार से बुलाती थी, अब आंटी क्यों कहने लगी हो? उसकी बात पर बानी भी बड़े चालाकी से बोली, वो क्या है ना आंटी, मेरा तालाब है माँ, मैंने जितनी बार माँ कहा था तब आप मुझसे गुस्सा हो जाती थी, इसलिए मुझे लगा आपको माँ कहना अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए आंटी कहने लगी। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे तुम पहले की तरह माँ ही कहकर बुला, मुझे अच्छा लगेगा। रूपाली बानी की हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से कहा। बानी बहुत अच्छे से जानती थी कि रूपाली उसे झूठा प्यार दिखा रही है, लेकिन बानी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बानी भी उन्हीं की तरह झूठा प्यार दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, इसलिए वो भी बड़े ही शांत से रूपाली के साथ नाटक करने में लगी हुई थी। बानी इस कश्यप परिवार को कब का छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन कश्यप फैमिली मेंबर बनकर रहना एक और भी कारण था, वो था उनके दादी गायत्री जी। भले ही बानी की सगी दादी नहीं थी, लेकिन गायत्री से बानी को बहुत ज्यादा प्यार मिला था, जिस वजह से उनका मान रखना भी बानी की जिम्मेदारी थी। और एक दिन गायत्री जी बानी से भी वादा लिया था कि वो कभी मन मुटाव के कारण घर छोड़कर ना जाए, जिस वजह से बानी अभी भी उसी घर में रुकी हुई थी। बानी को गायत्री जी वजह से ही बानी को कश्यप फैमिली नाम मिला था
और महेश अपनी माँ की बात को कभी टालता भी नहीं था। बानी को फाइनेंशियल तौर पर कुछ हजारों 2000 रुपए ही मिलते थे, लेकिन बानी कभी ज्यादा खर्च भी नहीं करती थी। बानी को सबसे बड़ी दुखद बात यह थी कि बानी कभी स्कूल नहीं गई। बाकी सब तो ठीक ठाक ही चल रहा था और बानी उतने में ही बहुत ही ज्यादा खुश हुआ करती थी। लेकिन अब बानी अलग थी। बानी दोपहर का लंच करके थोड़ी देर आराम करने वो अपनी कमरे आ गई। लेकिन वो आराम करने से पहले थोड़ी देर पढ़ाई करने बैठ गई। वो इतनी तेजी के साथ पढ़ रही थी कि मानो कोई रॉबर्ट सिर्फ बुक के पन्ने को स्कैन करके छोड़ रहा हो। तभी बानी को एहसास हुआ कि वो बहुत ही जल्दी से बुक्स को पढ़ रही है। साथ ही वो सब कुछ समझ भी रही थी, साथ ही सभी सब्जेक्ट का बुक कंप्लीट करके रख रही थी। बानी सच में बहुत ज्यादा खुश थी। अब उसे समझ आया कि उसे की तरह की शक्ति मिली है, लेकिन वो अपनी शक्तियों के बारे में जाना और भी जरूरत थी। तभी उसकी दिमाग में अचानक से हाथ में गिलास आना, वॉशिंग मशीन में कपड़े क्लीन हो जाना, इन सभी बातें को याद करे उसके आंखों में चमक आ गई। वो बस 10 मिनट में सारी पाई पूरी कली थी। अब वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहती थी। बना यहाँ वहां देखने लगी, तभी उसके दिमाग एक ख्याल आया। वो अपनी दाहिने हाथों की हथेली को सामने करते हुए एक बुक को बिना छुए ही दूसरी जगह पर रखने की कोशिश करने लगी। पहले तो नहीं हुआ, दूसरी बार भी कोशिश करने लगी, फिर भी नहीं हुआ। वो थक हार कर बैठ गई। फिर एक गहरी सांस लेकर आखिरी बार कोशिश करने के लिए पूरी ध्यान लगाकर उस बुक्स पर कंसंट्रेट करने लगी। तभी अचानक से वे सभी बुक्स पहले जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर पहुंच गई, किसी की नजर में आए बिना। ये देख बानी का तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। फिर दूसरा अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए कुछ सोचने लगी। तभी उसको कपड़े वाले इंसिडेंट याद आया। वो तो बस मन में सोचा था और वो काम हो गया था। ये याद आते ही उसने जल्दी से बेड के ऊपर रखे ब्लैंकेट, पिल्लो और कुछ चीजें नीचे जमीन पर फैला दिया और कुछ चीजें मैसी बनाकर रख दिया और अपने मन में सब ठीक करने की ऑर्डर देने लगी, वो भी बहुत जी कंसंट्रेट के साथ। तभी भीकरे पड़े जमीन पर सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर ठीक से सेट हो गई। ये देख बानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में उसके पास कुछ शक्तियां आ चुकी है। अब बानी के पास तेज तरार दिमाग, या यूं कहूं कि रॉबर्ट की दिमाग बन चुका था। उसके पास हैंड पावर, माइंड पावर, दो शक्तियां आ चुकी थी। बानी को यह भी नहीं पता था कि उसके पास और कौन सी शक्तियां हैं, या फिर बस इतना ही है। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। बानी कुछ देर के लिए वो आराम करने अपनी बेड पर लेट गई और कुछ ही सेकंड में नींद में चली गई। दूसरी ओर हर तरफ हरियाली भरा ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं दिख रहा था। पक्षियों की चहकने वाली आवाजें, झरनों से बहता हुआ पानी की आवाजें, तरह तरह के फूलों की पौधे, फल के पेड़, कुल मिलाकर स्वर्ग जैसे महसूस कराने वाला ये जगह स्वर्ग निवास नाम से जाने जाती है। ये स्वर्ग निवास इसलिए भी जाने जाती है क्योंकि इन्हीं प्रकृति के बीच एक बड़ा सा महल, जो कि राजा महाराजा जमाने का था। वो महल दिखने में किसी मॉडल से भी कम नहीं थी। बाहर से दिखने में जितना भी खूबसूरत दिखता था, उससे कई ज्यादा महल के अंदर से खूबसूरती को देखने को मिल जाती थी। स्वर्ग निवास को ही मॉडल जमाने का नाम था। रॉयल सिंह, ये सिंह परिवार के पुश्तैनी हवेली था। इन बड़ी हवेली की आसपास बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी भी थी। हर तरफ काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर कड़ी निगरानी करते हुए नजर आ रहे थे। तभी बड़े से गेट के अंदर एक चमचमाती लैंड रोवर गाड़ी आते हुए दिखाई दी। मैं गेट से लेकर हवेली की दरवाजे के सामने आने तक कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता। तभी लैंड रोवर तेजी से आकर हवेली की दरवाजे के सामने रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकने की आवाज आई, घर के अंदर से एक 3 साल की छोटी बच्ची भागते हुए आई। दादू, बड़े दादू, आप आ गए। जब मिस्टर दामोदर और दीपेंद्र दोनों ही आवाज की ओर मुड़े तो दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। स्माइल करते हुए दीपेंद्र जल्दी से आगे बढ़कर बच्ची को गोद में उठाते हुए बोले, हाँ मेरी प्रिंसेस, हम आ गए। छोटी बच्ची दीपेंद्र के गाल पर किश करते हुए बोली, दादू, आप चौकी लेकर आने वाले थे ना, आप लाए। उसकी बात पर मिस्टर दामोदर जी मुस्कुराते हुए बोली, आज आपके दादू ने नहीं बल्कि बड़े दादू लेकर आए हैं प्रिंसेस आपके लिए चौकी, ये देखो। जैसे ही बच्ची ने मिस्टर दामोदर के हाथ में चॉकलेट्स देखे थे, जल्दी से दीपेंद्र के गोद से नीचे उतरकर दामोदर के पास चली गई और बिना देरी किए जल्दी से गले लगा लिया और उनके हाथ से चॉकलेट लेते हुए अपनी मिट्टी सी आवाज में बोली, थैंक यू बड़े दादू। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आए, आप लोग आ गए। दोनों सामने देखा तो 40 के आसपास उम्र की एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी हुई थी। उसके हाथ में 2 पानी की गिलास ट्रे में लेकर आ रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि दीपेंद्र की पत्नी मिसेस गौतमी सिंह थी।
दीपेंद्र पानी की गिलास लेते हुए कहा, हाँ आ गए, वैसे सब लोग कहाँ है? गौतमी मुस्कान के साथ बोली, वैसे माँ अपनी पीछे वाली बगीचे में बैठी हुई है, बाकी के बच्चे अपने पाने काम पर बाहर गए हुए हैं, और अपनी एक बहू किचन में खाने की तैयारी कर रही है और दूसरी बहू अपने कमरे में होगी, बड़ी दीदी बाहर गई हुई है किसी काम से, और गीता शायद यही कही होगी। गौतमी के बात सुनकर दीपेंद्र और दामोदर दोनों शांति से बैठे हुए थे। दामोदर के 3 बेटे थे और एक बेटी। बड़ा बेटा का नाम ओमकार सिंह, दीपेंद्र सिंह और कमल सिंह, और बेटी का नाम मेनका सिंह। दामोदर अपने तीनों बेटों को एक समान ही अधिकार दिए हुए थे, साथ ही बेटी मेनका को भी। लेकिन सब कहते हैं ना कि बड़े खानदान के लोग प्रॉपर्टी के लिए दुश्मनी निभाने के लिए एक दूसरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन दामोदर के परिवार में आज तक तो ऐसा कुछ नहीं था। सबके बीच प्यार और विश्वास, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, वे सब इसी परिवार में देखने को मिल जाता था। लेकिन कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, कितना भी प्यार विश्वास हो, ऐसे खानदान में तो कोई ना कोई एक शकुनी होता ही है। ठीक वैसे ही मिस्टर दामोदर के घर में भी एक शकुनी तो है, और वो है मिस्टर दामोदर की बेटी मेनका थी। मेनका ओमकार से छोटी, दीपेंद्र और कमल से बड़ी थी। तभी एक नौकर कॉफी के ट्रे लेकर आया। गौतमी नीचे रखने का इशारा किया तो वो नौकर नीचे रखकर वहां से चला गया। दीपेंद्र के पत्नी मिसेस गौतमी अपने ससुर जी की ओर मुड़कर थोड़ा हिचकिचाते कॉफी की कप देते हुए बोली, पापा जी, आप तेज को कब इंडिया वापस बुला रहे हैं? गौतमी की बात सुन दीपेंद्र कभी अपनी बीवी को देखता तो कभी अपने पिता को। मिस्टर दामोदर जी बड़े ही आराम से कॉफी की एक सीप लेते हुए बोले, गौतमी बेटा, तेज की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आने में इतना देर क्यों कर रहा है? मैंने 2 दिन पहले ही बात हुई थी, उससे कह रहा था बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन कब ये मुझे भी पता नहीं। दामोदर की बात सुन गौतमी उदास हो गई। वहीं दूसरी तरफ बानी जब सोकर उठी तो शाम के 6:30 बज रहे थे। जल्दी से उठकर वो पहले फर्ज होने चली गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद तैयार होकर नीचे किचन में चली गई। बानी का कमर किचन के ऊपर ही था, आने जाने का सीढ़ियां भी अलग थी, इसलिए बानी को आराम से घूम सकती थी, यानी आना जाना करती थी। रात का डिनर का समय भी हो गया। बानी सबको डिनर पर रोशने लगी। तभी रूपाली भी बड़े ही प्यार से बानी को भी खाने के लिए बैठने को बोली, बानी बेटा तुम भी बैठ जाओ, तुम भी खाना खा लो। उसकी बात सुन पिया और निम्मी दोनों हैरान होकर कभी अपनी माँ को देखते तो कभी बानी को, लेकिन वही मिस्टर महेश शांति से अपना डिनर कर रहा था। ये देख पिया के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बानी भी ज्यादा किसी पर भी बिना ध्यान लगाए वो भी खाने के लिए बैठ गई। पहले वाली बानी होती अब तो 100 बार सोच चुकी होती कि डिनर करे या ना करे, लेकिन अभी की बानी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। डिनर खत्म होने के बाद बानी सभी बर्तन को साफ करने चली गई। वही सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए थे। तभी पिया के कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आए। पिया की आवाज सुनकर रूपाली, महेश, निम्मी और कुछ नौकर दौड़कर पिया के कमरे में आ गए। उसको ऐसे चिल्लाता हुआ देख रूपाली जल्दी से उसके जाकर पूछने लगी, बेटा पिया क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? अपनी माँ की बात सुन पिया जल्दी से अपनी नई ड्रेस को दिखाते हुए बोली, ये देखिए मॉम, मेरा न्यू ड्रेस की क्या हालत हो गई है, आखिर किया किसने ये सब? पिया चिल्लाते हुए बोली। उसकी बात पर रूपाली का भी गुस्सा 7वें आसमां में पहुंच गया था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके पिया को शांत करवाने लगी। पिया बेटा शांत हो जा, पहले तुम शांत हो जाओ। पिया अपनी माँ की बात सुनकर और भी ज्यादा भड़क गई और सभी नौकरों को देखते हुए बोली, मेरे कमरे में आकर कपड़े किसने धोए थे? पिया की सवाल सुनकर सब नौकर खामोश से चुपचाप खड़े थे। तभी महेश ने आगे बढ़कर कहा, अब जाने दो बेटा, इस छोटी सी बात के लिए इतना परेशान मत हो। पिया अपने पापा की बात सुनकर गुस्से में कहने लगी, नहीं पापा, मेरे कमरे आकर पहले मेरे कपड़े खराब किए और मेरी एक ज्वेलरी सेट गायब भी है, जो एक खूबसूरत हॉट शेप वाला गोल्डन चेन था। कल मेरे फ्रेंड की बर्थडे है, उसे पहन कर जाना था मुझे, और अब वो नहीं है। जैसे ही ये सुना रूपाली और महेश दोनों ही गुस्से में आ गए। तब तक बानी भी पिया के कमरे में आ चुकी थी। महेश सब नौकर की ओर देखते हुए गुस्से में पूछा, सच बताओ कि ये सब किया किसने? महेश की गुस्से वाली आवाज सुनकर सभी नौकर डर के मारे कांपने लगे। ये देख महेश और भी ज्यादा गुस्से में भड़कता तभी आगे आते हुई बोली, वो मैं थी, मैं पिया के कमरे में आई थी कपड़े धोने। महेश जब ये सुना तो वो अपने गुस्से को कैसे भी करके काबू में कर लिया था, लेकिन रूपाली का गुस्सा तो 7वें आसमान में पहुंच गया था और कुछ कहने के लिए अपनी मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि महेश क्या कहा था।
फिर अपनी गुस्से की घूंट पीकर अपनी चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल पाती तभी अचानक पिया चिल्लाते हुए बोली, तुम घटिया लड़की, मैंने कपड़े धोने के लिए कहा था, नाकी फाड़ने के लिए, और ऊपर से मेरा सामान चोरी भी कर ली। ये सुन बानी को एहसास हुआ कि पिछले जन्म में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और अब आगे क्या होने वाला था ये भी बानी को पता चल गया था। अब पिया गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन बानी इस बार उसके साथ ऐसा कुछ होने नहीं देने वाली थी। ये सोचते हुए बानी बोली, मैंने बस कपड़े को साफ करके रखा है, इसके अलावा मैंने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया है। ये सुन पिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अगर ऐसा है तो ये क्या है? फटा हुआ उसका ड्रेस बानी की तरफ फेंक दिया। बानी एक नजर नीचे पड़ा ड्रेस को देखा, फिर अपने हाथों में लेते हुए उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगी। फिर रूपाली और महेश पर एक नजर डाली, फिर पिया की तरफ देखते हुए बोली, पिया तुमने कहा कि ये कपड़ा फटा है, लेकिन ये कपड़ा तो ठीक है, चाहो तो आप लोग देख सकते हैं। बानी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग असमंजस में पड़ गए। वहीं पिया चिल्लाते हुए बोली, तुम अंधी हो, ठीक से देखो। पिया को इस तरह बर्ताव करते देख महेश उसे शांत कराते हुए बोले, बेटा शांत हो जा, पहले सही से देख तो लो, सच में फटा है कि नहीं। पिया अपनी पिता के बातों को अनसुना करके चिल्लाते हुए बोली, पापा आप उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। तभी उसकी नजर उस कपड़े पर गई जो एकदम से सही दिख रहा था। वो अपनी हाथों में पकड़ी हुई ड्रेस को ऊपर नीचे करते हुए बड़े ही ध्यान से देखने लगी। उस ड्रेस पर कोई भी खरोच या डैमेज दिखाई नहीं दिया था। वो हैरान रह गई और मन में ही सोचने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद इस ड्रेस को फाड़ा था, फिर ऐसे कैसे ठीक हो गया। सच तो ये था कि जब डिनर के समय पर रूपाली बानी से बड़े ही प्यार से बातें करते देख पिया को बहुत तेज गुस्सा आ गया था। डिनर खत्म करके अपने कमरे आ गई थी। जैसे उसकी नजर सभी कपड़े साफ सुथरा देखा, वो समझ गई कि बानी उसकी कमरे आई थी और ये सब क्लीन उसी ने किया है। तभी उसकी दिमाग में खुराफाती चलने लगी और जल्दी से एक कैंची लेकर एक ड्रेस को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। ये सब सोच में डूबी पिया। अगले ही पल उसे कुछ याद आया और गुस्से में बानी की ओर देखते हुए बोली, अच्छा ये बताओ कि मेरी ज्वेलरी कहाँ है। ये सुन बानी बस पिया को बड़े ही शांत से देखे जा रही थी। उसकी चेहरे पर कोई भी परेशान और डर नहीं थी। बानी को इतना शांत देख पिया का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गई और गुस्से में दांत भींचने लगी। एक पल बिना देरी किए थप्पड़ मारने बानी पर हाथ उठा दिया, लेकिन पिया बानी को थप्पड़ मार पाती तभी बानी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये देख वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। हमेशा से शांत और डरी सहमी रहने वाली बानी आज एक निडर के साथ खड़ा देख पिया को गुस्सा और चीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई। ये देख महेश पिया को शांत कराते हुए कहा, पिया शांत हो जा। फिर बानी की तरफ देखते हुए शांत लहजे में कहा, बानी बेटा, अगर तुमने ज्वेलरी लिया है तो दे दो। महेश की बात सुन बानी एक गहरी नजर महेश पर डालते हुए कहा, नहीं अंकल, मैंने नहीं लिया है। अगर आपको इतना शक है तो पिया के कपबोर्ड एक बार क्यों नहीं चेक कर लेते, वही कहीं रखा होगा। अगर नहीं मिला तो मेरे कमरे का तलाश कर सकते हैं। बानी की बात सुन महेश एक नजर रूपाली और पिया की तरफ डाली और एक गंभीर आवाज में कहा, रूपाली एक और बार ठीक से देखना। रूपाली अपने पति की बात सुन वो जाकर तलाश करने लगी। पिया भी चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि वो जानती थी कि वो ज्वेलरी इस कमरे में नहीं है, क्योंकि पिया पहले से ही प्लानिंग कर लिया था। उसने ज्वेलरी बॉक्स को बानी के कमरे में रख कर आई थी जब बानी काम में बिजी थी। कुछ देर तलाश करने के बाद एक ज्वेलरी बॉक्स रूपाली के हाथ में लग गई। उस ज्वेलरी बॉक्स पर सबकी नजर पड़ गई। जैसे ही पिया ने देखा कि ज्वेलरी बॉक्स उसके मां के हाथ में है, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। पिया मन में ही सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन पिया को क्या पता बानी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वही बानी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी मुस्कान किसी ने भी नहीं देखा था। सब लोग उस ज्वेलरी बॉक्स की ओर ही देख रहे थे। बानी को अच्छे से जानती थी कि पिया क्या करने वाली है, क्योंकि ये वही घटना थी जो पिछले जन्म में हुआ था। लेकिन फर्क इतना था कि उसकी शक्तियों की मदद से सब ठीक कर दिया था। पिया की चाल को उसी पर ही फेंक दिया था। ये देख बानी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वही महेश जैसे ही ये देखा कि ज्वेलरी बॉक्स मिल गया है, थोड़ा गुस्से में पिया की ओर देखा, फिर सभी नौकरों को वहां से जाने के लिए कह दिया। सभी नौकर एक पल बिना देरी किए वहां से कमरे से चले गए। महेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बानी बेटा तुम भी अपने कमरे में जाओ, जाकर आराम करो। बानी एक नजर सबकी ओर डाली, फिर आखिरी बार पिया पर डाली। पिया बानी को ही घूरे जा रही थी। पिया की चाल नाकामयाब जो हुआ था,
बानी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके वहां से चली गई, क्योंकि उसे नाइट स्कूल भी तो जाना था, इसलिए उनके तरफ एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं की। रात के 11 बजे बानी तैयार होकर शालिनी के घर के सामने खड़े होकर शालिनी की इंतजार करने लगी, तभी शालिनी भागते हुए उसके पास आ गई। बानी ये देख एक छोटी सी मुस्कान के साथ दोनों वहां से स्कूल के लिए निकल गई। हर रोज दोनों मिलकर नाइट स्कूल जाती और सुबह के 4 बजे आ जाते। इन्हीं बीच में शालिनी और बानी का एक अच्छा और मजबूत दोस्ती का रिश्ता बन गया था। वैसे शालिनी और बानी का हालत और उनका बचपन लगभग बिल्कुल वैसा ही गुजरा था, दर्द और तकलीफ से। लेकिन बानी की स्वभाव से उलट शालिनी बेफिक्र बिंदास लड़की थी, जितना तकलीफ क्यों ना हो उसे इग्नोर करके ही आगे बढ़ जाती थी। वही बानी पिछले जिंदगी में एक शांत स्वभाव और हमेशा से मुस्कुराते हुए रहने वाली एक मासूम लड़की थी, जो कोई भी कुछ कहता तो वो उसे आंखें बंद करके विश्वास करके वो काम कर दिया करती थी। जब तक गायत्री थी तब तक उसके जिंदगी में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं गुजरी थी। गायत्री ये भी चाहती थी बानी भी बाकी लड़कियों की तरह स्कूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। बानी स्कूल जाने से मन कर दिया था, क्योंकि रूपाली बड़े ही चालाक से गायत्री के सामने कुछ और, गायत्री के पीठ पीछे कुछ और रहती थी। बानी स्कूल ना जा पाए, रूपाली बड़े ही चालाक से बानी को इमोशनली में फंसा दिया था, ये कहकर कि बानी बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ और दादी के साथ रहो, अच्छे से वक्त बिताओ। स्कूल के चक्कर में पड़ोगी तो तुम हम लोगों से दूर हो जाओगी। क्या तुम यही चाहती हो? उस वक्त बानी बस 10-11 साल की एक छोटी बच्ची तो थी। एक छोटी बच्ची को क्या चाहिए होता है, यही ना कि एक अच्छा परिवार हो और उनके माँ बाप उससे प्यार करे, हमेशा साथ में रहे। बस बानी को भी वही तो चाहिए था। उसका अंजाम ये हुआ कि उसकी जिंदगी खोनी पड़ी थी। बानी अभी इस नई जिंदगी में उसका उम्र 13 साल की हो, लेकिन उसका दिमाग अब एक मैच्योर लड़की की दिमाग थी। छल, कपट, धोखा, इन सब से निपटकर ही वो पुनर्जन्म लिया था। अब वो पहले की तरह बेवकूफ तो नहीं होना चाहती। बानी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करके पढ़ रही थी। तभी उसने फील किया कि वो बहुत तेजी से सारी बुक्स पढ़ रही है, साथ ही सारी लेसन उसके दिमाग में याद होती जा रही थी, वो भी एक ही बार में। ये जानकर उसे एहसास हुआ कि ये भी उसका एक और पावर है, जो सुपर माइंड या सुपर पावर माइंड होता है। अब उसे एहसास हुआ कि भगवान उसे जरूरत का ही शक्तियां उसे दी गई है। ये जानकर वो मन ही मन में भगवान को थैंक्स कहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखा। देखते देखते 3 साल बीत गए। अब बानी 16 साल की हो गई थी। बानी की पढ़ाई को लेकर महेश और रूपाली को पता चल गया था। खुद बानी ने ही उन लोगों बताया था, क्योंकि बानी को किसी भी बात को लेकर उसे डरने की जरूरत नहीं थी। महेश और रूपाली को बहुत तेज गुस्सा तो आया था, लेकिन बानी बड़े ही मासूम चेहरा बनाकर कहा, अंकल आंटी, मैं तो बस नाइट स्कूल में जाकर सिर्फ साधारण पढ़ाई किया है। वैसे मुझे दादी की भी बहुत याद आती थी। दादी भी तो यही चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं। और आंटी आई मीन माँ, आप ही सोचिए कि आप दोनों मुझे बेटी जैसे पला है, और मैं गंवार रही तो लोग क्या कहते आप लोगों के बारे में कि देखो भाई बेटियों में कितना फर्क किया है। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरे वजह से आप लोगों की नाक काट जाए, इसलिए मैंने नाइट स्कूल में ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैंने कभी भी घर के कामों को नजरअंदाज भी नहीं किया है। आपको कोई भी शिकायत का मौका दिया है मैंने, बताइए? हालांकि महेश और रूपाली बानी की पढ़ाई को लेकर खुश नहीं थे, लेकिन दोनों ने ये सोचकर शांत हो गए कि एक नाइट स्कूल से क्या होने वाला है, उनकी बेटी पिया जीता बेस्ट स्कूल में तो नहीं पढ़ रही है ना। और तो और बानी की वजह से निम्मी की जान बचने वाली थी, साथ उसकी प्रॉपर्टी भी। ये सब सोचकर महेश और रूपाली शांत हो गए और बानी की पढ़ाई को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं की। बानी बड़े ही आराम से हैंडल करना सीख चुकी थी, साथ ही एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन चुकी थी। फिर भी बानी कश्यप के परिवार में बिल्कुल नॉर्मल लड़की तरह ही बिहेव कर रही थी। रोज घर का काम करना, साथ ही पढ़ाई करना, पिया की छोटी मोटी चाल को फैल करते जा रही थी। पिया और बानी दोनों ही उम्र के साथ बड़ी हो रही थी, लेकिन बानी एक स्ट्रॉन्ग बनते जा रही थी तो वही पिया एक चालबाज लड़की बनती जा रही थी। महेश और रूपाली का रवैया बानी के लिए और भी ज्यादा अच्छा होने का दिखावा करने लगे थे, क्योंकि उनके प्लानिंग के हिसाब से बानी की प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर उसका नाम होने के लिए और 2 साल ही बची हुई थी। आज बानी हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम में पहुंच गई थी। बानी भी बहुत ज्यादा खुश भी थी। इस एग्जाम को पूरा करके अब आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे से यूनिवर्सिटी में जाने की प्लानिंग बना लिया था। रोज की तरह बानी किचन में खाना बनाए जा रही थी, तभी रूपाली किचन में आती हुई बोली, बेटा बानी, आज क्या बना रही हो? सच में तुम्हारा हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आगे तुम ससुराल चली जाओगी तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही याद आएगा।
इतना कहकर वो झूठी मुस्कान देने लगी, लेकिन वही बानी ससुराल नाम सुनकर उसे तेजवीर की याद आने लगी। पिछले जन्म में बानी तेजवीर के साथ ज्यादा वक्त तो नहीं बिताई थी, लेकिन तेजवीर का हैंडसम चेहरा उसे बार बार सामने आ जा था। बानी अपने मन में ही कहने लगी, पता नहीं तेजवीर अब इस वक्त कहाँ रहता होगा। बानी इन्हीं सारी ख्यालों में डूबी हुई थी कि एक बार फिर रूपाली की आवाज सुनाई दी, बानी बेटा, तुम्हारा एग्जाम कब शुरू होने वाला है? बानी काम करते हुए ही रूपाली को जवाब देते हुए बोली, वो आंटी, 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। बानी की बात सुन रूपाली झूठी मुस्कान के साथ कहती है, ये तो अच्छी बात है, पिया का भी 2 दिन बाद ही एग्जाम शुरू होने वाला है। चलो ठीक है, तुम जल्दी से काम खत्म कर लो। इतना कहकर वो किचन से बाहर चली गई। ये एक बड़े से खूबसूरत कमरे में एक 23 साल का लड़का पीसफुली से अपने आराम मुलायम दायक बेड पर मुंह के बल गहरी नींद में सो रहा था। उसका चेहरा तकिए के नीचे होने की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी तेज कदमों के साथ एक लड़का कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। जल्दी जल्दी में आने के वजह से उसका सांसें थोड़ा बहुत फूल रही थी। पहले अपने सांसें को नॉर्मल करते हुए एक गहरी सांस ली, फिर सोया हुआ लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। सोया हुआ लड़के को नींद से जगाने के लिए पहले हिचकिचाते हुए भगवान को याद करने लगा, हे भगवान प्लीज इसके गुस्से से मुझे बचा लेना। इतना कहकर वो धीरे से आवाज देने लगा, तेज तेज। वो सोया हुआ लड़का और कोई नहीं बल्कि तेजवीर सिंह, रॉयल सिंह का प्रिंस। खड़ा हुआ लड़के ने देखा कि तेजवीर अभी तक नहीं उठा है तो एक बार फिर उठाने की कोशिश करता हुआ पुकारा, तेज। तेजवीर कोई भी रेस्पॉन्स ना देने के वजह से खड़ा हुआ लड़का परेशान हो गया। तभी उस लड़के के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे वो लड़का पीछे मुड़कर देखा तो सामने लगभग उन्हीं के हम उम्र का लड़का खड़ा हुआ था। पहला वाला लड़का ने कहा, अरे यार राघव, ये क्यों नहीं उठ रहा है? कंधे पर हाथ रखा हुआ लड़का राघव था, तेजवीर का असिस्टेंट कम पर्सनल सेक्रेटरी। राघव आगे आते हुए कहा, नील सर, बॉस नींद से जागे हुए हैं। राघव की बात सुन नील एकदम से चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा राघव? ये देखो कैसे पड़ा है, कुंभकर्ण की तरह, और तुम कह रहे हो कि आपके बॉस जागे हुए हैं। ये देख राघव नील से कुछ नहीं कहता वो साइड जाकर बेड के बगल में खड़े होकर कहा, बॉस, इंडिया से 20 बार दादाजी की कॉल आ चुकी है और आपसे बात करना चाहते हैं। राघव की बात सुन तेजवीर, जो कि तकिया के नीचे मुंह डालकर सोया हुआ था, अचानक से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, दादाजी को कॉल करके कहो कि 2 दिन में वापस आ रहे हैं। तेजवीर की यूं अचानक उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए देख नील का मुंह खुला का खुला रह गया और राघव की ओर देखते हुए कहा, अरे यार, ये इंसान खड़ूस के साथ साथ उसका ऐसे बचकानी हरकत कब से करने लगा? उसकी बात पर राघव कुछ नहीं कहा। नील तेजवीर का बचपन का दोस्त, जिगरी यार है। नील ओबरॉय इंडस्ट्रीज का एक लौता वारिस। तेजवीर और नील दोनों 10 साल के थे तब से वो पढ़ाई के लिए यूएसए आ गए थे। दोनों ही पढ़ाई के साथ साथ अपने अपने बिजनेस भी ग्रोथ करने लगे थे। बिजनेस में सबसे ज्यादा तजुर्बा तेजवीर को था। उसने तो सीक्रेटली 13 साल से ही बिजनेस में कदम रख दिया था। यूएसए में तो सभी बच्चे 12 साल से ही अपनी लाइफ को स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन हमारे तेजवीर भी किसी से कम नहीं था। अब वो 24 साल हो चुका था। उसका पर्सनालिटी सबसे स्ट्रांग और खतरनाक ऑरा से हमेशा घेरा हुआ रहता था। दिखने में किसी राजा से कम नहीं था। बर्फ जैसे सफेद रंग, काले सिल्की बाल, तीखी नाक, काली आंखें, लाल होठ, दूध जैसे सफेद दांत, हाइट 6.2 अप्स, चौड़ी सीना, रौबदार आवाज। मुंह से ये शब्द भी निकला तो भी सब थर थर कांपना शुरू हो जाए। उसका हैंडसम सा चेहरा देखकर लड़कियों का दिल ट्रेन के रफ्तार दौड़ना शुरू हो जाए। दुनिया की हर लड़कियां उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाए, लेकिन कोई भी लड़कियां हमारे तेजवीर के नजदीक आने तो दूर, आसपास भटक भी नहीं देने देते। आधे घंटे के बाद तेजवीर नहाकर अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आया। उसने देखा कि नील उसे अपनी दोनों हाथों को सीने पर क्रॉस करके उसे ही घूरे जा रहा है। ये देख तेजवीर उसे इग्नोर करके अपने बालों को टॉवल से पोंछना जारी रखा। नील ने देखा कि तेजवीर उसको इग्नोर कर रहा है। वो चिढ़ते हुए कहा, तेज, मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तेजवीर नील के सवाल का जवाब बिना दिए ही अपने वार्डरोब में से कपड़े निकलने चला गया। ये देख नील और भी ज्यादा भड़क गया। जब तक राघव भी आ गया था, जो कुछ देर पहले तेजवीर के दादाजी मिस्टर दामोदर सिंह को इन्फॉर्म देने कॉल करने के लिए कमरे से बाहर चला गया था। जैसे कॉल खत्म करके अंदर आया तो देखा कि नील एक लड़की की तरह तेजवीर से शिकायत करके झगड़ रहा था। राघव एक नजर नील को देखा और तेजवीर को, जो तैयार हो रहा था।
तुम ऐसे लड़कियों की तरह सिखियात करके झगड़ना या घूरना बंद करो, नहीं तो लोग तुझे गलत समझेंगे। तेजवीर एक्सप्रेशनलेस चेहरा बनाकर कहा। ये सुनकर नील एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं तेज, तुम तो अपनी पास किसी लड़की को भटक भी नहीं देते, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मैं एक लड़की तरह बिहेवियर करूं। इतना कहकर अपने दोनों आईब्रो उचकाने लगा। तेज आईने में से नील को देखा तो दोनों आईब्रो उचकाते हुए मुस्कुरा रहा था। ये देख तेज आह भरने के सिवाय और कुछ रिएक्ट नहीं किया और जल्दी से तैयार होकर वो तीनों कमरे से निकल गए। दूसरी तरफ इंडिया एडवोकेट ऑफिस में 40 साल का आदमी जो ब्लैक कोट पहनकर अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ फाइल देखे जा रहा था। उसके टेबल पर कुछ फाइल्स, बुक्स रखे हुए थे, साथ ही एक छोटा सा नेम प्लेट सामने की ओर रखा हुआ था। उस नेम प्लेट पर एडवोकेट आलोक त्रिपाठी साफ साफ लिखा हुआ था। एडवोकेट आलोक अपने आंखों पर चश्मा लगाकर बहुत ही गंभीर से हाथ में पकड़ी हुई फाइल को देखे जा रहा था। उसके सामने एक इंसान बैठा हुआ था जो कि ब्लैक कलर की हुडी पहना हुआ था, जिसे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस इंसान को पहचान थोड़ा मुश्किल तो होगा। सामने एडवोकेट आलोक कुछ देर तक फाइल पढ़कर आखिर में फाइल नीचे रखकर कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि वो इंसान इतना घटिया निकलेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। आपके इस डिसीजन से ऐसा ही होगा, डोंट वॉरी। सामने बैठा वो इंसान सहमति में सिर हिलाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो वहां से जाता तभी एडवोकेट आलोक ने कहा, मैं कल ही आकर ये नोटिस उन लोगों को दिखा दूंगा। ये सुन वो इंसान हाँ सिर हिला दिया और वहां से चला गया। यहाँ बानी जल्दी से तैयार होकर शालिनी के घर के लिए निकल गई। आज उनका एग्जाम के लिए एग्जाम कार्ड को इशू करवाना था, इसलिए सुबह के 11:30 बजे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहुंचाना था। बानी ने जल्दी जाकर शालिनी को बुलाने लगी, शालू जल्दी आना। हाँ आए, शालिनी भाग कर आते हुए बोली और वो दोनों बातें करते हुए एग्जाम कार्ड लेने चली गई। दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो दोनों कितना खुश है। शालिनी पहले तो बस हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करने के बारे में सोची हुई थी ताकि उसे जीने के लिए छोटा मोटा एक जॉब मिल जाए, लेकिन उसकी जिंदगी में जब से बानी आई है उसे भी आगे पढ़ने के लिए मन बना लिया था। शालिनी की चाची उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी, लेकिन शालिनी ने पढ़ाई के बदले घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी उठाई थी और शालिनी की चाची ये भी सोच लिया था कि जब बानी को जॉब मिल जाएगी तो उसका सारा सैलरी उसके पास रहेगी। एक तरफ उसकी चाची बहुत ज्यादा लालची थी, जिसे वो शालिनी को पढ़ाई करने में नहीं रोक रही थी। हालांकि ये बात शालिनी को नहीं पता कि उनके चाची के मन में ऐसे लालच है। लेकिन अब शालिनी किसी भी हालत में बानी के साथ ही आगे की पढ़ाई शुरू करने वाली थी। ये बात शालिनी की चाची को नहीं पता था और शालिनी भी उसे बताना भी जरूरी नहीं समझी थी, क्योंकि ये पढ़ाई तो खुद उसकी मेहनत से कर रही थी ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो। पढ़ाई के बदले उनके घर का सारा काम करने का सौदा जो किया था। आज बानी का एग्जाम भी शुरू हो गया था। एग्जाम का समय डे टाइम होने की वजह से अपना घर का सारा काम खत्म कर लिया था और रूपाली को भी बताना था। अपना सारा काम खत्म करके रूपाली के पास आकर बोली, आंटी माँ, मेरा एग्जाम आज से शुरू होने वाली है, वो भी आज दोपहर 1:30 बजे से। रूपाली बानी की ये बात सुनकर वो गुस्से में तो आ गई थी, लेकिन अगले ही पल महेश की बात को याद आते ही अपने गुस्से को कंट्रोल करके नकली मुस्कान दिखाते हुए बोली, ठीक है बेटा, जाओ जाकर तुम अपना एग्जाम देकर आओ। बानी इससे ज्यादा रूपाली से कुछ और बात करने का मन नहीं था। बिना देरी किए बानी वहां से चली गई। जैसे रूपाली ने देखा कि बानी चली गई है, उसने तुरंत फोन उठाकर महेश को कॉल करने लगी। कुछ देर तक रिंग होने के बाद सामने से महेश फोन उठा लिया। हेलो। महेश की आवाज सुनकर रूपाली जल्दी से बोली, महेश, बानी का आज एग्जाम है, वो भी दोपहर से। ये सुनकर महेश, जो कि ऑफिस में बैठकर फाइल देखने में बिजी था, रूपाली की ये बात सुनकर महेश कुछ सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ से रूपाली की एक बार फिर से आवाज आई, महेश, आपको नहीं लगता कि हम बानी को एजुकेशन देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? महेश ये सुनकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता रूपाली। वो पढ़ाई तो कर रही है, लेकिन इस पढ़ाई को लेकर वो इतनी सीरियसली है। बस उसका मन किया है इसलिए पढ़ रही है, और वैसे भी इस पढ़ाई को लेकर वो भविष्य में अपना करियर, ब्राइट करियर बना पाएगी। बस वो मामूली सी तो पढ़ाई कर रही है, और वो हमारे पिया जैसे हाई स्टडी तो नहीं करने वाली। उसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम जानती हो, उसका जो देखभाल के लिए हमें कोर्ट के तरफ से पैसे मिल रहे हैं, वो सब हम ही यूज कर रहे हैं। बेचारी, उसको तो पता भी नहीं है। अगर हम ऐसे मामूली पढ़ाई में भी रोक टोक लगाएंगे तो कहीं हमारा प्लान हम पर ही उल्टी ना पड़ जाए।
वैसे मेरे पास इसके लिए एक और प्लान है, वो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन हम उसकी बात को मानने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। रूपाली ये सुन तुरंत बोली, लेकिन महेश वो और भी ज्यादा होशियार हो जाएगी। और हमारी छोटी बेटी निम्मी का क्या? महेश कहा, उसका चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक और रास्ता है। ये सुनकर रूपाली शांत हुई और अगले ही पल वो बोली, लेकिन महेश उसका जो प्रॉपर्टी के बोल रहे थे उसका क्या? ये सुनकर महेश कुछ सोचते हुए कहा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर महेश कॉल काट दिया और कुछ सोचने लगा। महेश और रूपाली दोनों ही बानी की पाई को लेकर बड़े ही हल्के में ले रहे थे। पिछले जन्म में महेश बानी की सारी पैसे और प्रॉपर्टी बड़े ही आराम से बिना कोई रोक टोक के अपने नाम पर कर लिया था, लेकिन इस जन्म में क्या होने वाला था ये वक्त के साथ ही पता चलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ बानी और शालिनी दोनों ही एग्जाम में बहुत ही गंभीर लग रही थी। अपने अपने जगह पर बैठकर एग्जाम दे रही थी। बानी हर एक सवाल का जवाब बड़े ही ध्यान और बहुत ही तेजी से दे रही थी। कोई भी इंसान बानी का ये बिहेवियर देख लेता तो हैरान ही हो जाता था, लेकिन लकीली सब अपने अपने एग्जाम में फोकस में थे, जिस वजह से बानी का ये एक्शन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था। 2.5 घंटे का एग्जाम बानी बस 40 मिनट में खत्म कर दिया था। चाहे वो ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन हो या आंसर राइटिंग का सवाल, बस वो खत्म किए जा रही थी। दूसरी ओर रॉयल सिंह स्टडी रूम में मिस्टर दामोदर और उनके तीनों बेटे ओमकार सिंह, दीपेंद्र सिंह और कमल सिंह चारों बैठकर तेजवीर आने की खुशी में बातें कर रहे थे। मिस्टर दामोदर ने कहा, 2 दिन बाद तेजवीर आ रहा है, इतने सालों बाद, तो एक बड़ी सी पार्टी रखनी होगी। जितना हो सके मेहमानों को उनके परिवार के साथ आने की पार्टी में इनवाइट करना होगा। ये सुन सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। दामोदर बड़े बेटे ओमकार की तरफ देखते हुए पूछा, एरिस कब आ रहा है? ये सुन ओमकार कुछ पल सोचकर कहा, डैड, मैंने 2 दिन पहले ही कॉल करके पूछा था कि कब आ रहे हो, तो वो कह रहा था कि देखेगा, लेकिन अब उसे तो तेजवीर आने के बारे में तो पता नहीं है, अगर पता चलेगा तो शायद आने के लिए तैयार हो जाए। ओमकार की बातें सुन दामोदर ने कहा, हाँ, वैसे सभी भाइयों में से ये 2 भाई तेज और एरिश दोनों एक ही जैसे सोच रखने वाले लोग हैं। जब तक उन दोनों को इम्पोर्टेंट मैटर ना हो तब तक वो नहीं आते। अब जल्दी से उसे कॉल करके बता दो कि तेज इंडिया आ रहा है। ये सुनकर ओमकार हाँ में सिर हिला दिया। एरिश कमांडो ऑफिसर होने के वजह से वो दिल्ली में अपना काम पर ही रहता था। ऐसा नहीं है कि उसे फैमिली से दूर रहना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो अपना फैमिली को बहुत ही ज्यादा याद करता था, खासकर अपनी 2-3 साल की बेटी परी। परी मिस्टर एरिश सिंह की बेटी है और घर की सबकी जान। कुछ देर तक दामोदर अपने बेटों के साथ बैठकर अपने बिजनेस और आने वाले पार्टी के बारे में बात करके स्टडी रूम से बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर आए, सामने छोटी सी नन्ही परी दौड़कर आ गई। बड़े दादू, दादू, बड़ी दादी, आप सभी को डिनर पर बुला रहे हैं। दामोदर जल्दी से आगे बात कर उसे गोद में उठाते हुए कहा, अरे मेरी गुड़िया, ऐसे भगा मत करो, कहीं गिर गई तो मेरी प्रिंसेस को बहुत ही हर्ट होगा ना। नहीं बड़े दादू, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस हूं ना। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। बातें करते हुए वे सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। जैसे ही सब आकर बैठ खाना परोसना शुरू कर दिया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। दामोदर की पत्नी, तेजवीर की दादी मिसेस कविता दामोदर सिंह, ओमकार की बीवी मिसेस अरुणिमा सिंह, कमल सिंह की बीवी मिसेस गीता सिंह और एरिश की बीवी मिसेस एकता सिंह, कमल और गीता की बेटी भाविनी सिंह और ओमकार का छोटा बेटा हरमान सिंह। दामोदर सबकी ओर देखते हुए कहा, आप सभी को कुछ बताना है। मिस्टर दामोदर सबकी ओर देखते हुए बोले, हमें आप सभी को कुछ बताना है। जैसे ही सबने ये सुना तो सब घरवाले दामोदर की तरफ देखने लगे। दामोदर की पत्नी कविता अपनी पति दामोदर की ओर देखते हुए बोली, क्या बात है? 2 दिन बाद तेजवीर इंडिया वापस आ रहा है, इसलिए हमने तेजवीर आने की खुशी में एक पार्टी रखी है। दामोदर अपनी चमचे से एक निवाला खाना लेते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए, साथ ही सब लोग की चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सबसे ज्यादा तो गौतमी थी, और क्यों ना हो तेजवीर की माँ जो थी। इतने सालों बाद घर वापस लौट आ रहा था तो खुशी तो बनता ही है। उसकी आंखों में खुशी के मारे आंखों में आंसू भी झलक आए। गौतमी की ये इमोशनल देख सिंह परिवार की बड़ी बहू ओमकार की बीवी अरुणिमा उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ गौतमी को देखने लगी। गौतमी भी ये देख एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने आंखों में आए हुए आंसू को पोंछ लिया। तेजवीर की दादी कविता खुशी में अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली,
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमारा बच्चा घर वापस लौट कर आ रहा है, वरना मुझे तो लगा था कि मेरा बच्चा वही अपना पूरी जिंदगी निकलेगा और वही किसी गोरी चिट्टी लड़कियों को देखकर शादी करके अपना घृती बस लेगा। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तेज आ रहा है। माँ, ये कैसी बात कर रही है आप? एक पल के लिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि हरमान किसी दूसरे देश की लड़की से शादी करके आ गया है तो मुझे कोई भी शक नहीं होगा, लेकिन वही तेज की तो भगवान आकर कहेंगे ना कि तेज किसी से शादी करके आया है, तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करने वाला। हम सब जानते हैं वो कैसा लड़का है, ओमकार खाना खाते हुए कहा। अपने बड़े बेटे की बात सुन कविता मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा तेज ऐसा नहीं करेगा। तभी कविता के दिमाग में कुछ विचार आने के वजह से अपना हाथ सिर पर रखते हुए बोली, हाँ ओम, तुम सही कह रहे हो कि हमारा तेज ही ऐसा है, लड़कियों को ना पास में आने देता है और ना ही उनके पास जाता है। वैसे हमें ही कुछ करना होगा, हमें उसके लिए लड़की को ढूंढना होगा ना। कविता की बात सुन सब लोग मुस्कुराने लगे। वही दामोदर खाना खाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, उसे तो आने दो, बाद में शादी की बात करेंगे, अभी से शादी की रट लगाओगी तो कहीं वो इंडिया आने से ही मना ना कर दे। कविता ये सुनकर थोड़ा चिढ़कर बोली, वैसे उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी शादी की बात कर रहे हैं, और दूसरी वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो आप चुप ही रहिए। वैसे मैं उसकी दादी हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालता, समझे आप। कविता की बातें सुन दामोदर को छोड़कर बाकी सब मुस्कुराने लगे। दूसरी ओर कश्यप विला, सब लोग सुबह का नाश्ता करके पिया और बानी दोनों एग्जाम के लिए चली गई थी। वही निम्मी अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी। अब बस रूपाली और महेश ही थे। सभी नौकरी अपने अपने काम में बिजी थे। रूपाली और महेश कमरे में बैठकर किसी बात को लेकर बातें कर रहे थे कि तभी एक नौकर जल्दी में उनके पास आया और कहा, मालिक, आपसे मिलने एडवोकेट त्रिपाठी आए हुए हैं, नीचे हाल में आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही महेश और रूपाली ने सुना, दोनों एक दूसरे को देखकर रूपाली मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज मनी चेक देने आए होंगे। ये सुन महेश और रूपाली तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे हाल में आ गए। एडवोकेट आलोक त्रिपाठी को देखकर महेश मुस्कुराते हुए कहा, आए आए मिस्टर त्रिपाठी जी, बैठिए, उनको बैठने का इशारा करते हुए कहा। एडवोकेट त्रिपाठी सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मिस्टर कश्यप, आज आपको एक जरूरी बात करने आया हूं। ये सुनकर रूपाली और महेश दोनों ही कंफ्यूज हो गए। जी कहिए, क्या बात है त्रिपाठी जी? महेश ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। त्रिपाठी जी अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जी मिस्टर कश्यप, आपको जो बानी नाम से ईयर मनी चेक मिलता था वो अभी सीधे आपके हाथ में नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब है आपका मिस्टर त्रिपाठी जी? रूपाली एकदम से त्रिपाठी की बात को बीच में ही काटते हुए बोली। उसकी बात सुन त्रिपाठी उसको एक नजर डालकर फिर महेश को देखते हुए कहा, आपको तो पता ही होगा ना मिस्टर कश्यप कि बानी 16 साल होने तक ही मनी चेक आपको मिलेगा। 17 साल से वो खुद आकर साइन करके मनी चेक को छुड़वाना पड़ेगा। क्या ये बात आपको नहीं पता? क्या गायत्री जी ने आपको नहीं बताया आपको? उद्धरण चिन्ह। त्रिपाठी जी की बात सुनकर महेश एकदम से खामोश हो गया। उसे तो ठीक से कानूनी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में नहीं पता था। जितना गायत्री जी कहा था उतना ही उसे पता था, लेकिन महेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उससे बहुत कुछ छुपाया है। लेकिन फिलहाल वो एडवोकेट के सामने ऐसा नहीं दिखाना चाहता था जैसे उसे कुछ नहीं पता हो। एक नकली मुस्कान के साथ मुस्कान ने कहा, जी जी त्रिपाठी जी, माँ ने मुझे बता दिया था, मुझे याद है, इसलिए तो मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा इसके बारे में। जैसे ही त्रिपाठी ने ये सुना वो बस शांत से महेश को घूरने लगा। वही महेश मन ही मन में भगवान को याद करने लगा कि थैंक गॉड, मनी चेक के बारे में मैंने त्रिपाठी जी को कुछ नहीं पूछा, वरना मुझ पर शक हो जाता कि उसको इस लॉ के बारे में कुछ नहीं पता और अगले ही पल परेशान में आ गया। लेकिन उसे क्या पता, मिस्टर आलोक त्रिपाठी को पहले से ही महेश की चाल के बारे में पता चल चुका है। उसका परेशान चेहरा भी साफ साफ देख रहे थे। त्रिपाठी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो क्या आप कल बानी को ऑफिस आने के लिए कह दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिस्टर एडवोकेट त्रिपाठी कश्यप विला से चले गए। यहाँ रूपाली और महेश एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। उन्हें तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या और कैसे हो गया। सबसे बड़ी बात, उन्हें कैसे पता नहीं चला कि मनी चेक लेते समय खुद बानी सामने मौजूद होना पड़ेगा। ये सब सोचकर उनका दिमाग तो खराब तो हो ही रहा था, ऊपर से उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब बानी को कैसे समझाएं। अब क्या होगा महेश? ये वकील तो ये कहकर चला गया कि अब चेक लेते समय बानी को भी मौजूद होना पड़ेगा। अब बानी को कैसे समझाए? रूपाली परेशान होते हुए बोली।
उसकी बात सुनकर महेश कुछ सोचते हुए कहा, वैसे बानी को समझाना ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बानी हमें चेक देगी। खैर देखते हैं, अगर नहीं देगी तो कुछ तो करना होगा। इतना कहकर वो प्लानिंग बनाने में खो गया। वकील की बात सुनकर रूपाली बहुत ज्यादा परेशान थी, तो वही महेश आगे का प्लानिंग बनाने में गुम था। तभी महेश के मोबाइल बजने लगा, जिसे रूपाली और महेश इतने देर तक सोच में डूबे हुए थे, मोबाइल के आवाज से अपने अपने सोच से बाहर आए। महेश ने देखा कि अपने असिस्टेंट का कॉल आ रहा है तो एक गहरी सांस लेते हुए कॉल उठा लिया। हाँ बोलो दिलीप, क्या बात है? महेश ने पूछा। महेश की बात सुनकर सामने से दिलीप ने कहा, सर हमें सिंह कारपोरेशन तरफ से एक मेल आया हुआ है। दिलीप की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। अरे भाई, इतने बड़े कंपनी की तरफ से एक मेल आया है तो ये कोई छोटी बात नहीं हुई। जैसे ही महेश ने ये सुना तो उसको भी यकीन नहीं हुआ, और अगले ही पल वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से इतने बड़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से मेल आया है। ये जानकर किसको भरोसा होगा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। महेश इन सब के बारे में सोचे ही जा रहा था कि सामने से दिलीप की आवाज एक बार फिर से आई, हेलो सर, क्या आप सुन रहे हैं? महेश अपनी सेंसेस में आते हुए कहा, हाँ दिलीप सुन रहा हूँ, बताओ कि क्या मेल आया हुआ है, जल्दी बताओ। दिलीप कहा, सर मैंने आपके मेल पर सिंह कारपोरेशन के मेल भेज दिया है, और ये मेल एक इनवाइटेड मेल है। इनवाइटेड मेल है? महेश धीरे से बुदबुदाया और दिलीप से कहा, ठीक है दिलीप, मैं देखता हूँ। इतना कहकर कॉल काट दिया। महेश बिना देरी किए जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन करके पढ़ना शुरू कर दिया। उसे में लिखा हर एक शब्द जैसे जैसे पढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे उसका चेहरा हैरान और खुशी से चमकने लगा था। अपने पति के चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशन को देखकर रूपाली जल्दी आकर पूछने लगी, महेश क्या हुआ, ऐसा क्या है मेल में? रूपाली की बात सुनकर महेश खुशी से चहकते हुए कहा, रूपाली पता है, सिंह कारपोरेशन की तरफ से मुझे इनवाइट मेल मिला है, तुझे पता है? रूपाली को महेश की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, जिसे वो महेश को थोड़ा कंफ्यूज होकर देखे जा रही थी। महेश को एहसास हुआ कि रूपाली को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूरी बात को बताते हुए कहा, रूपाली सिंह कॉरपोरेशन का ओनर और रॉयल सिंह परिवार के बड़े सदस्य मिस्टर दामोदर सिंह ने ये अनाउंस किया है कि कल उसका पोता तेजवीर सिंह इंडिया आने की खुशी में एक बड़ी सी पार्टी रखी गई है। उस पार्टी में नामी गिरामी और बड़े बड़े कंपनी के सीईओ को इनवाइट किया गया है। उन्हीं लिस्ट में मेरा भी नाम शामिल है, और ये भी कहा गया है कि सभी बड़े बड़े लोग, चाहे पॉलिटिक्स हो या बिजनेसमैन हो या फिर एंटरटेनमेंट से आते हो, सबको इनवाइट किया गया है, वो भी अपने अपने परिवार के साथ। ये सुन रूपाली की आंखों में चमक ही आ गई। सिंह कारपोरेशन यानी रॉयल सिंह परिवार के तरफ से पार्टी में इनवाइट किया गया है। ये सोचकर ही रूपाली पागल होती जा रही थी और अपनी पति की तरफ देखकर कहती है, अरे भाई, आपको इनवाइट क्यों करे, आप भी तो जाना माना बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिस्ट में आते हो, हम भी क्या किसी से कम है? मुझे तो और भी इंतजार नहीं हो रहा। हे भगवान, मुझे तो सोचकर ही खुशी के मारे पागल होती जा रही हूँ। तभी उसको याद आता है कि तेजवीर इंडिया आ रहा है। ये सोचकर महेश पूछती है, महेश, ये पार्टी मिस्टर दामोदर सिंह जी ने अपने पोते इंडिया आने की खुशी में रखी गई है ना? और ये भी कहा गया है कि अपने अपने परिवार के साथ उस पार्टी में शामिल हो। महेश खुशी में हाँ में सिर हिला दिया। रूपाली आगे कहती है, इसका मतलब है हम अपनी बेटी पिया को साथ भी ले जा सकते हैं। ये सुनकर महेश सोच में पड़ गया। वो रूपाली की तरफ देखते हुए कहा, रूपाली तुम कहना क्या चाहती हो? रूपाली एक्साइटेड होकर कहा, महेश, इसका मतलब ये है कि मिस्टर सिंह ये भी चाहते हैं कि उनके पोते के लिए अच्छी घर की लड़कियों को देखकर अपने पोते से शादी करवाना चाहते हो। जैसे ही महेश ने ये सुना उसकी आंखों में खुशी चमक आ गई। हाँ रूपाली, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो दोनों अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। उनके दिमाग में से ये भी बात निकल चुकी थी कि बानी से मनी चेक के बारे में भी बात करनी थी। वहीं दूसरी तरफ बानी अपना सारा एग्जाम खत्म करके वापस घर आ चुकी थी। वो सीधे अपने कमरे में चली गई, जाकर फ्रेश होकर आराम करने बेड पर लेट गई। शाम का समय जब बानी की आंख खुली तो शाम के 6:30 बज रहे थे। उसने जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नीचे किचन में चली आई। अपने लिए एक कप टी बनाकर पिछले बगीचे में आकर बैठ गई। बाहर का ठंडी हवा उसके चेहरे को बार बार छू रही थी। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद वहां से उठ खड़ी हुई और पीछे मुड़कर चली गई। बानी किचन में आकर अपना टी कप को साफ करके सेल्फ में रखकर वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी कानों में रूपाली, महेश साथ साथ एक और आदमी की आवाज आ रही थी।
उस आदमी की आवाज बानी बहुत अच्छे से जानती थी कि वो आदमी कौन है। बानी उन सबको नजरअंदाज करके अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन वो वहां से जा पाती तभी उसके कान में रूपाली की आवाज सुनाई दी। अरे बानी, यहाँ आओ, ये देखो कौन आया है। जैसे ही बानी ये सुना तो चलते हुए उसका कदम वहीं पर ही रुक गई और मुड़कर अन सभी को देखने लगी। इसके चेहरे पर कोई भी भाव दिखाई नहीं दे रहा था। बानी बिना कोई हाव भाव के हाल रूम में चली गई। जैसे ही उसने सामने बैठा इंसान को देखा तो जैसे उसे पहले से ही उम्मीद थी कि ये इंसान कौन है। वो इंसान कोई और नहीं बानी का मंगेतर, या यूं कहें कि झूठा मंगेतर, ऋषभ शुक्ला। पिछले जन्म में बानी 18 उम्र में ऋषभ से सगाई कर ली थी, वो भी महेश कहने पर। तब तो बानी आंखें बंद करके उन पर विश्वास जो करती थी, बिना सोचे समझे जो महेश कहते थे वही बानी हंसी खुशी से मान लिया करती थी। उसका अंजाम ये हुआ कि बानी की सारी प्रॉपर्टी महेश नाम पर करनी पड़ी, इसके साथ साथ उसका दिल भी। पिछले जन्म में बानी से सब कुछ धोखे से छीन लिए थे, प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका दिल भी। ये सब सोचकर बानी के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, लेकिन अगले ही पल कैसे भी करके अपने आप को संभाल लिया। बानी उन सब की ओर देखते हुए मन ही मन कहने लगी, हाँ, आप लोगों ने जो मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका भरपाई तो आप लोग जरूर करेंगे। पुरानी बानी तो एक बेवकूफ थी जिसका परिणाम मेरा जान देकर चुकाना पड़ा था, लेकिन अब वो बानी नहीं है जो आप लोग आसानी से मूर्ख बना सके। इस बार इंसाफ मेरी होगी।